नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा चैनल है वह पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र के जितनी भी परीक्षाएं हम लोग देते हैं, चाहे वो प्रवक्ता या जीआईसी हो, मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का लेक्चरार हो, या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का हो, या यूजीसी नेट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में जो पीछे पूछे गए प्रश्न हैं उनके सीरीज हम लेके आते हैं, जिसमें हम ये अभ्यास करते हैं कि पुराने जो पेपर्स हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है या किस लेवल का पेपर होता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये एक उत्तर प्रदेश का पीजीटी का गवर्नमेंट का पेपर हुआ था 2009 के अंदर, उसका ये पेपर है। और इसमें हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, मतलब जो आपको पता है मॉडर्न, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडर्न आधुनिक भारत के इतिहास में जो हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और थोड़ी उनकी व्याख्या भी होगी। अगर आपने बाकी फिलोसफी की वीडियोस या हमारी पॉलिटिकल थ्योरी की या थॉट की अगर वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, कुछ चीजें भी बताऊंगा जिससे आपकी स्टडी में काफी ज्यादा सहायता हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं पूना पैक्ट कब हुआ था। पहला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 1931, ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 1932, 1933, 1934। ये आप सब लोगों को पता है कि 1932 के अंदर जो पूना पैक्ट हुआ था और महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था ये अभी आपको पता लगेगा। महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच दलित वर्ग को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 1932 में हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत विधायिकाओं में दलित वर्ग में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो पूना पैक्ट में बेसिकली गांधी, ये जो प्रतिनिधित्व था कि आरक्षण के हेतु, गांधी जी थोड़े से इससे नाराज थे। और मतलब वो चाहते थे कि आप बिल्कुल एक आरक्षण दे देंगे, एक अलग उसमें हटा देंगे पूरे के पूरे वर्ग को, जो कि वह नहीं होना चाहते थे। वो कहते थे कि आप एक अलग वर्ग ना बनाएं, दलितों को भी सबके साथ रखें ताकि उनको महसूस ही ना हो कि वह अलग हैं। और उन्होंने आमरण अनशन किया यादवार जेल जो महाराष्ट्र में है। और फिर अंबेडकर जी आए और महात्मा गांधी से मिले और फिर उनके बीच में एक समझौता हुआ। तो इस प्रकार से ये एक प्रश्न था। आप इसकी हिस्ट्री और भी जान सकते हैं, वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा, प्रॉपरली बनाऊंगा कि क्या हुआ था, जो कि स्पेक्ट्रम के अंदर, हमारे जो स्पेक्ट्रम है उसमें आपको अच्छी तरीके से पता लगेगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय का निम्न में से किसने समर्थन किया। तो लाला लाजपत राय ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू ऑप्शन है, सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास, ठीक है, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो सही में उत्तर यह है कि इनमें से कोई भी नहीं। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय का समर्थन उक्त विकल्प में से किसने नहीं किया। मतलब ना लाला लाजपत राय खुश थे, ना मोतीलाल नेहरू खुश थे, और ना ही सीआर दास। ये लोग नहीं खुश थे, ये लोग नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन जो है वह क्या हो, वह खत्म हो, स्थगित हो, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे ये मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, और ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जैसा कि आप जानते हैं। और आप भारतीय संविधान के निर्माता और दलित चेतना के प्रतीक पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। आपको ये याद रखना है, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, संविधान निर्माण की संविधान प्रारूप समिति के, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो बना रही थी, उसके अध्यक्ष थे। पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आपको पता है,
जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो थे वह अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, आपकी मतलब अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और अपनी इस कृति में तात्कालीन परिस्थितियों का समग्र वर्णन किया। मतलब उस समय जो स्थिति थी भारत की और क्या वहां पे संग्राम चल रहा था, ये सब जो चीजें थी इसके ऊपर इनकी इस बुक में आपको पूरा पता लगेगा। इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको गा आप ऐसे भी याद रख सकते हो। मतलब बहुत से लोग होते हैं कि जिनको ऐसे याद नहीं होता, बट मैं आपको बता दूं कि और राजनीतिक गुरु जो है ना वही आपको लिखना है। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, गोपाल कृष्ण गोखले जी का। ठीक है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसके भी संस्थापक ये रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो अहिंसावादी थे। तो ये गरम दल के कभी नहीं थे, नरम दल वाले थे, नरमी से पेश होने वाले थे। और इन्हीं को गांधी जी ने अपना गुरु माना और सत्य एवं अहिंसा का संबल लेकर भारत को आजाद कराया गांधी जी ने। अपने राजनीतिक गुरु इनके ऊपर जो है वह इन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए। शिमला समझौता किनके बीच हुआ था? तो आपको पता है शिमला समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन 4 इसमें सही है। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं ताकि हम ज्यादा टॉपिक भी कवर कर सके। ठीक है, लेकिन ये शिमला समझौता कौन सा है? ठीक है, तो ये शिमला समझौता जो है ये 1972 वाला है यहाँ पे। ठीक है, 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के उपरांत शिमला समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देशों के बीच समस्त विवादित बिंदुओं पर शांतिपूर्ण एवं द्विपक्षीय वार्ता के अध्ययन से हल निकालने पर बल दिया। शेख मुजीबुर रहमान को जब पकड़ लिया गया था 1970, मतलब जब 1970 के समय में जब इलेक्शन हुए पाकिस्तान में और जब वो जीत गए थे तो उनको पकड़ भी लिया था। तब 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की, पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाई हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, एक और प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, खत्म ही होने वाला है हमारा वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा इतना परेशान नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, राष्ट्र इंग्लैंड में गांधी जी के निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? तो गांधी जी की इंग्लैंड में किससे भेंट हुई थी? उदारवादी नेता है। तो आपको एक चीज और पता लग जाएगी कि गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी मुलाकात हुई थी। वे एक उदारवादी नेता के साथ साथ प्रमुख राष्ट्रवादी नेता भी हैं। मतलब लिबरल सोच है उनके गोपाल कृष्ण गोखले। तो ना तो फिरोज शाह मेहता का नाम लिखिएगा ना दादा भाई नौरोजी का इसमें, क्योंकि उदारवादी नेता भी इसमें बोला गया है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले याद रखेगा। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में की गई? ठीक है, तो कराची, कलकत्ता, बनारस और लाहौर। लाहौर अधिवेशन मैं आपको बता देता हूं, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर वगैरह में, नवंबर दिसंबर में होते थे, तो साल के अंत में ही होते थे और उसके अगले साल कोई ना कोई घटना घटित होती थी। मतलब उसका कोई ना कोई प्रक्रियात्मक एक परिणाम हुआ करता था, जो आप देखेंगे हर बार ही ऐसा होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और इसी के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई, सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में की गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अब मैं आपको बताता हूँ गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये आपको पता होना चाहिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1930 के अंदर प्रथम गोलमेज हुई। ठीक है, और 1930 में ही हमारे जो गांधी जी हैं इन्होंने दांडी यात्रा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की बात कही गई थी। इस समझौते में कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने भाग लिया। तो आ जाता है प्रश्न की दूसरी कौन सी गोलमेज सम्मेलन में अब जो है
गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि 1931 में ही हुई थी। 1930, 1931, 1932, 1, 2, 3 गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड के अंदर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी इसका सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और संप्रति पुस्तक में उन्होंने भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक इतिहास की समग्रता से वर्णन भी किया है। ठीक है, तो उन्होंने इस पुस्तक के अंदर भारत के राजनीतिक, संस्कृति, सामाजिक इतिहास से समग्रता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। निम्न में से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता है जेपी के बारे में, और इन्होंने तो पूरी की पूरी मतलब अब इमरजेंसी के टाइम भी आप इनके बारे में जान सकते हैं। और ये भी दल विहीन राजनीति के एक तरीके से पक्ष में है। तो अब जब आप आगे पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान से कुछ प्रश्न है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। आप लोग यहाँ पे बने रहे, बहुत खुशी की बात है। अंत तक आपने वीडियो देखी, कुछ आपको फायदा ही हुआ होगा, कुछ आपको बुक्स पता लग गई, जैसे आपको इंडिया मीन्स फ्रीडम पता लग गई, आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया पता लग गई। तो ये सारी जो चीजें हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, लाहौर अधिवेशन का पता लग गया, पूना पैक्ट का। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके पता लगती रहेगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये भी बताइएगा, और ऐसे ही अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइएगा। हमारे साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वादा किया था कि मैं कुछ बताऊंगा आपको आपकी पढ़ाई अच्छे होने के लिए। मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, और मैं टीचर भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। सब चीज़ें हम लोग करते हैं, आपको पता ही है। हम सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से काफ़ी वर्षों से। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारा जीवन पहले ऐसा नहीं था और बाद में कैसे परिवर्तित हुआ, उसका एक कारण है हमने जब अपना फोकस बढ़ाया और हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल खत्म हुआ। तो डिस्ट्रैक्शन लेवल खत्म करने के लिए हम क्या करें? तो इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग होता है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू आप बहुत ही अच्छे स्तर की आप पढ़ाई कर पाते हैं। जो आप एक बार में पढ़ते हैं वो आपको एक बार में याद हो जाता है, आपके जो गोल्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो मेरे लिए एक जीवन का बहुत अच्छा एक अनुभव रहा है सहज योगा मेडिटेशन का, और मैं आप लोगों से भी ये शेयर कर रहा हूँ कि आप सहज योगा मेडिटेशन करिए। उसके थ्रू आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ अभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में पता लग जाएगा आपको, तो आप उसके थ्रू वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। और कुछ अभी स्क्रीन पे भी दिखेंगे। तो ये आपके लिए वीडियो है, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ लिंक्स भी रहेंगे, आप जरूर देखिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ये लिंक्स आपके लिए।